मौर्य साम्राज्य? नाम तो सुना ही होगा। ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य की। लेकिन यह सिर्फ जीत की, सिर्फ विजय की कहानी नहीं है, बल्कि विवेक की भी है। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनता। उसके पीछे एक सोच होती है, एक आइडिया। और मौर्य साम्राज्य की कहानी यही है। ये सिर्फ तलवार चलाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कहानी है कि जब तलवार चलती है तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और उस कीमत ने कैसे एक पूरे के पूरे साम्राज्य का रास्ता ही बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कोई भी महान साम्राज्य अचानक से खड़ा नहीं हो जाता। वो अक्सर एक शून्य से, एक खाली जगह से पैदा होता है। और मौर्यों के लिए ये खालीपन था चारों तरफ फैली राजनीतिक उथल-पुथल का। तो उस समय भारत कैसा था? सोचिए, कोई एक देश नहीं, बल्कि 16 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ, जिन्हें महाजनपद कहते थे। इनमें सबसे ताकतवर था मगध। लेकिन वहां जो नंद वंश का राज था, वो अपने भारी भरकम टैक्स की वजह से कहना चाहिए कि काफी अनपॉपुलर हो चुका था। लोग खुश नहीं थे। और ऊपर से सिकंदर के हमले ने उत्तर पश्चिम भारत की एकता को और भी तोड़ दिया था। तो माहौल बिल्कुल तैयार था, एक बिखरी हुई ताकत, और इतिहास बस किसी एक नायक का इंतजार कर रहा था। और फिर इस खालीपन को भरने के लिए सामने आई इतिहास की शायद सबसे पावरफुल जोड़ियों में से एक तरफ युवा जोशीले चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरी तरफ उनके गुरु, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक बिल्कुल नए दौर की नींव रखी। 500 ये नंबर बहुत कुछ कहता है। चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ नंदों को हराने पर खत्म नहीं होती। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। और फिर जो हुआ वो कमाल का था। एक संधि हुई। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, और बदले में क्या मिला? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं फैल गईं। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत थी। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। इतिहास की किताबों में अक्सर उनका जिक्र थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उनका रोल बहुत जरूरी था। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण की तरफ बढ़ाया और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और मजबूत किया जो उन्हें विरासत में मिला था। मतलब उन्होंने उस नींव को और पक्का किया जिस पर आगे चलकर अशोक एक शानदार इमारत बनाने वाले थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो इस साम्राज्य की पहचान बन गया। एक ऐसी जीत की कहानी जिसने जीतने वाले को ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, अब बात होगी अशोक की। ये सवाल आज भी हैरान करता है ना, कि एक क्रूर विजेता, एक ऐसा इंसान जो हर हाल में जीतना चाहता है, वो अचानक शांति का दूत कैसे बन सकता है? एक ऐसा सम्राट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, वो आखिर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया? इस कैसे का जवाब एक ही शब्द में है, कलिंग। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर हमला किया। युद्ध बहुत भयानक था और अशोक जीत भी गए। लेकिन जब उन्होंने युद्ध के बाद का मंजर देखा, लाखों लोगों की मौत, तबाही, तो वो जीत उन्हें जीत नहीं लगी। वो मंजर उन्हें अंदर तक हिला गया, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था। उस जीत के बाद जो नैतिक संकट अशोक के मन में पैदा हुआ, उसी से एक नई सोच, एक नई पॉलिसी ने जन्म लिया। इतिहास इसे अशोक के धम्म के नाम से जानता है। अब यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या अशोक का धम्म एक नया धर्म था? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अशोक ने बस बौद्ध धर्म को ही धम्म का नाम देकर फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर यह धम्म था क्या? देखिए, ये कोई नया रिलीजन नहीं था, नहीं इसमें कोई खास पूजा पाठ या कर्मकांड थे। इसे आप एक तरह की, कह सकते हैं, सोशल मॉरल कोड या पब्लिक पॉलिसी मान सकते हैं। इसका एक ही मकसद था, इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य में शांति और हार्मनी कैसे बनाई रखी जाए। लक्ष्य किसी का धर्म बदलवाना नहीं था, बल्कि सबको एक अच्छा नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। और इसके सिद्धांत क्या थे? बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल, जैसे अहिंसा यानी किसी को तकलीफ न देना, करुणा मतलब सबके लिए दया का भाव रखना, दूसरे धर्मों की इज्जत करना, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना, और यहां तक कि जानवरों की भलाई का भी सोचना। देखा जाए तो ये एक नैतिक सरकार चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। तो ठीक है, धम्म साम्राज्य का दिल था, उसकी आत्मा थी। लेकिन सिर्फ दिल से तो काम नहीं चलता, उसे धड़कने के लिए एक मजबूत शरीर भी तो चाहिए।
और वो शरीर था मौर्य साम्राज्य का जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिस्टम। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी फिलॉसफी कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र से आती है और इसका सार बस एक लाइन में है, राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है। सोचिए कितनी गहरी बात है। यानी सरकार का पहला और आखिरी काम है लोगों की भलाई करना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने इसे लागू भी किया। सिस्टम देखिए कितना कमाल का था। सेंटर में राजा और उनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरा साम्राज्य अलग अलग प्रांतों में बटा था जिन्हें राजकुमार संभालते थे। और सबसे दिलचस्प, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, जासूसों का एक ऐसा जाल जिसमें औरतें, व्यापारी, यहां तक कि साधु भी शामिल थे। और ये सब सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। ये उस जमाने के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक था। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? जवाब है एक मजबूत स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। खेती, माइनिंग, ट्रेड सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। और इसी आर्थिक ताकत की वजह से ही मौर्य साम्राज्य इतने बड़े बड़े काम कर पाया, जैसे वो विशाल पत्थर के खंभे बनवाना और पूरे देश में धम्म का संदेश फैलाना। तो साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी हमेशा रह जाती है। मौर्यों की विरासत तो आज भी हमारे चारों ओर है, पत्थरों पर लिखी हुई, जो आज भी हमसे बात करती है। ये अशोक का शायद सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था। सोचिए, उन्होंने एक तरह से उस जमाने के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अपनी पॉलिसीज, अपने धम्म के संदेश उन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाए और पूरे साम्राज्य में जगह जगह लगवा दिए। क्यों? ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें। ये एक राजा का अपनी प्रजा के साथ सीधा सीधा कम्युनिकेशन था। और ये विरासत कितनी जिंदा है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो हम रोज देखते हैं। सारनाथ में अशोक का जो मशहूर स्तंभ है, उसके ऊपर बने 4 शेर, वही तो आज हमारे देश का, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इससे बड़ा कनेक्शन क्या हो सकता है हमारे अतीत और हमारे आज के बीच? लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका खर्च भी बहुत था। और जो सेंट्रलाइज सिस्टम उनकी ताकत थी, वही कमजोर राजाओं के हाथ में एक बोझ बन गई। और फिर आखिरकार 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उनके ही जनरल ने मार दिया। और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो आखिर हम मौर्य साम्राज्य से क्या सीखते हैं? इसकी विरासत क्या है? मेरे ख्याल से ये शक्ति और विवेक के बीच की एक कभी ना खत्म होने वाली कश्मकश की कहानी है। और ये कहानी हमसे आज भी एक सवाल पूछती है, क्या सत्ता पर बना कोई राज्य सच में विवेक और करुणा से चल सकता है? मौर्यों ने इस सवाल का जवाब देने की पहली बड़ी कोशिश की थी, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 2500 साल पहले था।